आज के इस इजलास का मौजू उर्दू गज़ल है और हमारे शुरकाए गुफ्तगू यहाँ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर शादाब एहसानी, प्रोफेसर ज़ियाउल हसन, शाहिदा हसन, अमरीन हसीब अंबर, रुखसाना सबा और पीरज़ादा सलमान। गज़ल उर्दू की सबसे मकबूल, अहम और दिलावेज़ सिन्फ़ सुखन है। गज़ल ने हमेशा नए हालात, नए लफ्ज़ियात और जो हमारे इनफ़रादी और इज्तिमाई हालात हैं और जो असरी तकाज़े हैं बदलते हुए उनका साथ दिया है। और हमारे गज़ल गो शोरा ने अपनी गज़लों में नई कैफ़ियत, नई लफ्ज़ियात, नए असालीब और नए रुझानात को जगह दी है। आज हम ऐसे ही पाकिस्तान के साहिब असलूब शोरा पर गुफ्तगू करेंगे। तो मैं सबसे पहले गुजारिश करूँगी गुफ्तगू के लिए पीरज़ादा सलमान साहब से। पीरज़ादा सलमान साहब सहाफ़त और शायरी का अहम नाम है, रोज़नामा डॉन से वाबस्ता हैं और आज आप गुफ्तगू करेंगे जॉन एलिया, रसा चुग़ताई और अतहर नफ़ीस पर। जी सलमान पीरज़ादा साहब, आपसे। बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। अच्छा देखिए दोस्तों, 2 बरस पहले मैं इसी सेशन में अतहर नफ़ीस और जॉन साहब पे गुफ्तगू कर चुका हूँ, तो वैसे भी वक्त कम है, तो मैं चाहता हूँ सिर्फ शेर सुनाऊँ और थोड़ी सी मैं रसा चुग़ताई साहब, चूँकि उन पे बात कम होती है, मैं रसा भाई पे थोड़ी सी बात करूँगा। अतहर नफ़ीस और जॉन एलिया के मैं थोड़े ज़रा सा शेर सुना देता हूँ कि अतहर साहब के यहाँ आपको 2 चीज़ें मेरे नज़दीक बहुत नुमाया मिलती हैं। एक तो उनका यहाँ इस्तिआरा है धूप का, अतहर नफ़ीस के यहाँ। अच्छा, धूप जो मैं दोहरा चुका हूँ 2 बरस पहले ये बात, धूप मगरिब में धूप को दोनों मस्बत और मनफी माना में लिया जाता है इस्तिआरे के तौर पे, लेकिन हमारे यहाँ धूप जो है वो जलन और तड़पना और इस तरह की के माना में इस्तेमाल होता है। अतहर साहब के यहाँ धूप का इस्तिआरा बार बार आता है अगर आप उनकी शायरी पढ़ें। लेकिन उससे पहले मैं ज़रा सा माहौल गरमाने के लिए उनकी मशहूर गज़ल है जो फरीदा खानम ने गाई है, वो इश्क जो हमसे रूठ गया अब उसका हाल बताएं क्या, कोई मेहर नहीं कोई कहर नहीं फिर सच्चा शेर सुनाएं क्या, एक आग गमे तन्हाई की जो सारे बदन में फैल गई, जब जिस्म ही सारा जलता हो फिर दामन दिल को बचाएं क्या। ये जो जलने का इस्तिआरा ये बार बार, तो मैंने जैसे अर्ज़ किया कि धूप का इस्तिआरा, तो जो एक अब ये सुनिएगा, कभी साया है कभी धूप मुक़द्दर मेरा, होता रहता है यूं ही कर्ज बराबर मेरा, कभी साया है कभी धूप मुक़द्दर मेरा, होता रहता है यूं ही कर्ज बराबर मेरा, टूट जाते हैं कभी मेरे किनारे मुझ में, डूब जाता है कभी मुझ में समंदर मेरा, कितने हंसते हुए मौसम अभी आते लेकिन एक ही धूप ने कुमला दिया मंजर मेरा। तो देखिए धूप का इस्तिआरा एक ही गज़ल में 2 बार आता है। फिर अतहर साहब की शायरी को अगर आप ज़ाहिर पढ़ा है आप सब ने, तो उनके यहाँ आपको एक तरकीब उन्होंने इस्तेमाल की अपने शेर में जो मैं समझता हूँ कि उनकी शायरी का एसेंस है। वो तरकीब है इश्क की कम अहवाली की। कम अहवाल ये बहुत उम्दा तरकीब वो लेके आए और ये जो कम अतहर साहब की शायरी को अगर आप देखेंगे तो ये इश्क की जो कम अहवाली है उसका नौहा तो नहीं कहना चाहिए, मेरे पास सही लफ्ज़ नहीं है, वो उनको आपको बार बार मिलेगा उनकी शायरी में। और ये कहीं बेवफाई से आता है और ये कम अहवाली जो है कभी कभी ऐसा होता है कि आप इजहार नहीं कर पाते हैं जज्बे का, वहाँ से भी ये जन्म लेती है। अभी सुनिएगा, अतहर तुमने इश्क किया कुछ तुम भी कहो क्या हाल हुआ, अतहर तुमने इश्क किया कुछ तुम भी कहो क्या हाल हुआ, कोई नया एहसास मिला या सब जैसा अहवाल हुआ, सब जैसा अहवाल हुआ। ये सुनिएगा, इश्क फसाना था जब तक अपने भी बहुत अफसाने थे, इश्क सदाकत होते होते कितना कम अहवाल हुआ। ये देखिए ये कैफियत आपको अतहर साहब की शायरी में जा बजा मिलेगी। और आखिरी शेर मुझे बहुत पसंद है उनका एक शेर, उस पर मैं ये अतहर साहब पे गुफ्तगू ख़त्म करता हूँ। हज़ार उसने ये चाहा कि मैं बिखर जाऊँ, हज़ार उसने ये चाहा कि मैं बिखर जाऊँ, सो मैंने सब्र किया सब्र भी क़यामत का। अच्छा, जॉन साहब को तो आप सब अब जानते ही हैं, जॉन साहब से कौन वाकिफ़ नहीं है। उन पर घंटों उनकी शायरी पर उनकी शख्सियत पर गुफ्तगू की जा सकती है, घंटों। अब वक्त चूँकि कम होता है यहाँ, तो मैं जिस तरह अतहर साहब की मैंने एक इस्तिआरे पे आपको से बात की, इस तरह जॉन साहब के यहाँ मैं समझता हूँ जिस उनकी शायरी की जिस पहलू पे कम बात हुई है
वो उनके यहाँ हिजरत का नौहा है। जॉन साहब के यहाँ हिजरत के बारे में वो अपनी जो गुफ्तगू होती थी आम, मेरा कुछ वक्त गुजरा है जॉन साहब के साथ, गुफ्तगू में हिजरत का जिक्र नहीं करते थे, लेकिन उनकी शायरी में आपको बहुत मिलेगा हिजरत का जिक्र, और बहुत ताकतवर, बहुत तवाना शायरी है वो। अब तक नक़ादों की नज़र से मेरा ख्याल है शायद इस तरह नहीं गुजरी जो उसका हक़ है। तो मैं वो उनकी जो हिजरत पे शेर हैं वो मैं आपको कुछ सुनाता हूँ जॉन साहब के। एक तो मशहूर शेर है, उससे शुरू करता हूँ, वो सबको याद होगा। हम हैं रुस्वा कुने दिल्ली व लखनऊ, अपनी क्या ज़िंदगी अपनी क्या आबरू, मीर दिल्ली से निकले गए लखनऊ, तुम कहाँ जाओगे हम कहाँ जाएंगे। ये उनका मशहूर शेर है। और एक शेर हिजरत की निस्बत से जो मुझे उनका बहुत पसंद है, और वो देखिए वो जो गंगा जमुना तहज़ीब जो कहलाती है उसके बारे में उन्होंने कैसी बात की है। मैं जो बगुला बनकर बिखरा वक्त की पागल आंधी में, क्या मैं तुम्हारी लहर नहीं हूँ गंगा जी और जमुना जी। ये जॉन साहब के यहाँ आपको जो हिजरत के मसाइल हैं मिलेंगे। और एक गज़ल वो बहुत कम सुनाते थे, मुशायरों में सुनाते थे। मुझे बहुत पसंद है वो गज़ल, ज़रा सी जिसे अंग्रेज़ी में कहते हैं ड्रैब गज़ल है। आगे अस्पे खूनी चादर और खूनी परचम निकले, जैसे निकला अपना जनाजा ऐसे जनाजे कम निकले। हैफ दराजी इस किस्से की, इस किस्से को ख़त्म करो, क्या तुम निकले अपने घर से हम निकले। ये देखिए ये जो दोबारा हिजरत की बात। और इसी तरह एक मशहूर गज़ल है उनकी जिसका फोकस हिजरत ही है। हम तो जैसे वहाँ के थे ही नहीं, बेअमा थे अमा के थे ही नहीं। हम तो जैसे वहाँ के थे ही नहीं, बेअमा थे अमा के थे ही नहीं, इनको आंधी में ही बिखरना था, बालों पर आशियाँ के थे ही नहीं। ये सुनिए कि अब हमारा मकान किसका है, हम तो अपने मकान के थे ही नहीं। अब हमारा मकान किसका है, हम तो अपने मकान के थे ही नहीं। दिल ने डाला था दरमियाँ जिनको, लोग वो दरमियाँ के थे ही नहीं। लोग वो दरमियाँ के थे ही नहीं। उस गली ने ये सुन के सब्र किया, जाने वाले यहाँ के थे ही नहीं। तो ये जॉन साहब की और भी बहुत शेर हैं, लेकिन मैं जल्दी जल्दी ख़त्म कर रहा हूँ। अच्छा, रसा चुगताई मुझे बहुत पसंद है। मैं आशिक़ हूँ रसा भाई की शायरी का। और न जाने क्यों जब वो ज़िंदा भी थे, इसका मैंने ये शिकायत भी की है मैंने उन लोगों से जो बड़े बड़े फेस्टिवल्स का एहतमाम करते हैं। और रसा भाई जब ज़िंदा थे तब भी उनको उस तरह से नहीं बुलाया जाता था या उनकी उस तरह से पजीराई नहीं होती थी, और उनके मरने के बाद भी अब जिक्र कम होता है। लेकिन मेरा ख़्याल ये है कि जो 20वीं और 21वीं सदी का कस्प, सार भाई कस्प की उर्दू क्या होगी मुझे नहीं मालूम, जो कस्प है 20वीं और 21वीं सदी का, उसमें रसा भाई की आवाज़ बिल्कुल मुनफरिद आवाज़ है गज़ल की शायरी में। जो मुझे लगता ये है कि वो ये जो गज़ल का जो आहंग है, उस आहंग को उन्होंने एक नई तरह की रवानी बख्शी है। और ये जैसे आप ठुमरी सुनते हैं ना क्लासिकल म्यूज़िक में, तो ठुमरी आपको बहा के ले जाती है अपने मेलोडी और अपने आहंग में, लेकिन क्लासिकी रंग भी नहीं छोड़ती। क्लासिकियत भी ठुमरी में होती है। रसा भाई क्या कुछ इस तरह के हैं। लेकिन अगेन जल्दी से एक इस्तिआरा, उनकी बहुत इस्तिआरे हैं। रसा भाई के यहाँ ख्वाब का जिक्र बहुत कमाल तरीके से आया। रिया साहब बार बार ख्वाब का जिक्र आया है उनके यहाँ, और हर शायर जो है वो ख्वाब की बात करता है। आप मीर से गालिब से लेकर फैज़ साहब सबसे ख्वाब का जिक्र किया। रसा भाई के यहाँ ख्वाब एक अजीब व गरीब तरीके से आता है। वो ख्वाब ही रहता है, कभी तमन्ना या आरजू नहीं बनता। और आप अब मैं ये शेर सुनिए और सर धुनिए। ख्वाब उसके हैं जो चुरा ले जाए, नींद उसकी है जो उड़ा ले जाए, जुल्फ उसकी है जो उसे छू ले, बात उसकी है जो बना ले जाए। मैं तेग उसकी है शाख गुल उसकी, कैसा शेर है, तेग उसकी है शाख गुल उसकी जो उसे खींचता हुआ ले जाए। और ख्वाब ऐसा कि देखते रहिए और याद ऐसी कि हाफजा ले जाए। ख्वाब ऐसा कि देखते रहिए, याद ऐसी कि हाफजा ले जाए। एक और गज़ल का मतलब कि ये जो बादीदा तर आता है, रोज़ ये शख्स किधर जाता है। और शेर सुनिए, ये ऐसा शेर है 5वीं जमात के बच्चे को भी आप, इसमें कोई एक लफ्ज़ मुश्किल नहीं है, 5वीं जमात के बच्चे को भी आप शेर सुना सकते हैं। लेकिन शेर की गहराई और गहराई देखिए। रोज़ ये शख्स किधर जाता है, ज़िंदगी ख्वाब नज़र आती है, ख्वाब कुछ और नज़र आता है। ज़िंदगी ख्वाब नज़र आती है, ख्वाब कुछ और नज़र आता है। और ये एक और शेर देखिए इसी झैल में
कि हवा किसका ताक़ुब कर रही है, ये हिरनी क्यों ज़क़ंदे भर रही है। ज़क़ंदे का लफ्ज़ कितना अच्छा है। ये हिरनी क्यों ज़क़ंदे भर रही है, मुझे कैसे भुला सकती है दुनिया, मेरे ख्वाबों की सौदागर रही है। और ये आखिरी गज़ल जल्दी से पेश कर रहा हूँ और बहुत लुत्फ़ आएगा, आप ये गज़ल सुनिए। ख्वाब अपना दिखाइए किसको, ख्वाब अपना दिखाइए किसको, जागिए क्या जगाइए किसको, इस खराबे में जाइए किस पास, पास अपने बुलाइए किसको, इस खराबे में जाइए किस पास, पास अपने बुलाइए किसको, ज़िंदगी है रफ़ाक़तों का सफ़र, इस सफ़र में गंवाइए किसको, और किसके रुख से उठाइए पर्दा, किसका चेहरा दिखाइए किसको, किसके रुख से उठाइए पर्दा, किसका चेहरा दिखा। ये देखिएगा, ये खुदा की ज़मीन है साहब, ये खुदा की ज़मीन है साहब, इस ज़मीन से उठाइए किसको, और जब कोई पूछता नहीं तो रसा, जब कोई पूछता नहीं तो रसा, नाम अपना बताइए किसको। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। पीरज़ादा सलमान साहब गुफ्तगू कर रहे थे। रसा चुग़ताई का एक शेर मुझे भी याद आ रहा है कि तेरे नज़दीक आकर सोचता हूँ मैं ज़िंदा था कि अब ज़िंदा हुआ। वाह वाह। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारे दरमियान डॉक्टर रुखसाना सबा मौजूद हैं। बहुत संजीदा शायरी करती हैं और इसके अलावा नस्र व नज़्म दोनों में महारत रखती हैं। आपका जमील उद्दीन आली की जो नज़्म है, तवील नज़्म इंसान पर तहक़ीक़ी मक़ाला भी शाया हो चुका है। आप गुफ्तगू करेंगी सलीम अहमद, मोहसिन एहसान और ग़ुलाम मोहम्मद क़ासिम पर। जी रुखसाना सबा। बहुत शुक्रिया नुसरत। अपने तमाम सीनियर्स की इजाज़त से, दिल हुस्न को दान दे रहा हूँ, गाहक को दुकान दे रहा हूँ, शायद कोई बंदा खुदा आए, सहरा में अज़ान दे रहा हूँ। बहुत अच्छा। सहरा में अज़ान देने वाले सलीम अहमद का पहला शेरी मजमुआ 60 की हंगामा खेज़ दिहाई में बयास के नाम से जब शाये हुआ तो एंटी गज़ल के हवाले से जिस कदर हलचल मची और जिस तरह उन गज़लों को मुस्तरद किया गया वो तारीख़ का हिस्सा है। और ज़ाहिर है कि ये सलीम अहमद का एक शऊरी तजर्बा था जिसकी राह उन्हें मोहम्मद हसन अस्करी ने दिखाई थी। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इस तजर्बे की तह में उतरकर शायर की नफ्सियाती और बातनी कैफियत को दरियाफ़्त करने का काम नहीं किया जा सका। सलीम अहमद ने इस मजमूए के नसरी दिबाचे में भी और शायरी में भी सबसे पहले इनहराफ का ऐलान किया। इश्क में खो के इज़्ज़त सादात, मीर की तरह क्यों फिरें हम ख्वार, गोना गालिब को हो हमें तो है ज़ौक़े आराइशे सरो दस्तार। लेकिन उसके साथ साथ जब उन्होंने कहा कि भेड़िए पढ़ते नहीं हैं फ़लसफ़ा, तो गोया तंज़िया उसलूब में उन्होंने इंसानी रवैयों, माशरती सदाकतों और जिनसी बेअतदालियों पर खुलकर तनकीद की, और वो भी तुंदो तेज़ लहजे और ऐसी ज़बान में जो रिवायती गज़ल के मद्दाहों को तो किसी सूरत काबिल कबूल नहीं थी। यही वजह थी कि उन्हें तनकीद के साथ साथ गज़ल में भी मलामतें सहनी पड़ीं। डॉक्टर तारिक हाशमी ने सलीम अहमद के एक मज़मून का हवाला दिया है जिसमें उन्होंने लिखा कि जब मैंने ऐसी शायरी शुरू की तो बहुत से भूत मेरे अंदर जाग उठे और मेरे ऊपर तंज़ और गुस्से की कैफियत गालिब आ गई, और मैंने सोचा कि मैं ऐसी शायरी करूं जिसको सुन के लोग रात को सो ना सकें। ये बात मुझे यहाँ पर इसलिए याद आई कि कुछ अरसे कबल जब कराची से कुलियात सलीम अहमद शाये हुई तो हमारे एक अहम गज़लगो ने उस पर तबसरा करते हुए लिखा कि इस कुलियात के अशार मामूली बल्कि मामूली से भी मामूली हैं। तो मुझे अचानक ये पढ़कर ये ख़याल आया कि दरअसल सलीम अहमद को यकसर मुस्तरद कर देने वालों को शायद सलीम अहमद का नाम आज भी भूत बनकर डराता रहता है। बहरहाल 70 की दिहाई में सलीम अहमद का दूसरा मजमुआ इकाई शाये हुआ जो उनके इर्तकाई सफ़र का बड़ा अहम पड़ाव है। इकाई में नज़में भी हैं, क़तात भी हैं, लेकिन उसकी जो गज़ल है, अगर हम ये देखें कि बयास आम माशरती सतह की नुमाइंदगी करती है, लेकिन इकाई की जो गज़लें हैं वो माबादुत तबियाती सतह की नुमाइंदगी करती हैं, और उसके साथ साथ उनमें तसव्वुफ़ का रंग है और उसके अंदर रूह असर भी है, लेकिन बड़े तवाज़ुन के साथ है। ना मुरादाने मोहब्बत को हिकारत से न देख, ये बड़े लोग हैं जीने का हुनर जानते हैं, और रात भर परछाइयों से जंग की,
मेरा दुश्मन एक मिट्टी का दिया और मैं रहा टूटे हुए शीशों के साथ, हर ताल्लुक़ ने मुझे ज़ख्मी किया। फिर अगर हम चिराग़े नीम शब की बात करें, जो उनका तीसरा शेरी मजमूआ है, तो चिराग़े नीम शब तक आते आते हम ये देखते हैं कि उसमें अपने अहद का इस्तराब भी बोलता नज़र आता है और सलीम अहमद की शख्सियत के मुख्तलिफ़ ज़ाविये भी नज़र आते हैं। मसलन कशमकश, पैकार, सवाल, अंदेशे और ज़िंदगी को परत दर परत खोल कर देखने की जो ख्वाहिश है वो उसमें नज़र आती है। और सिराज मुनीर साहब ने लिखा है कि सलीम अहमद की शख्सियत में एक मरकज़ गुरेज़ क़ुव्वत भी थी और एक मरकज़ जू क़ुव्वत भी थी, और शायद यही वजह है कि उनके नज़दीक तहज़ीबी शिकस्त के बाद, तहज़ीबी अक़दार की शिकस्त के बाद नए अहद के बिखरते हुए इंसान का जो सबसे बड़ा मसला था वो नई बुनियादों पर माशरती तश्कील का मसला था। इसीलिए चिराग़े नीम शब की शायरी और इकाई की शायरी में हमें बहुत सारे सवालात उठते हुए दिखाई देते हैं। सलीम अहमद की शायरी बहुत सारे सवालात उठाती है और उसके अंदर इस्तराब और सुकून की लहरों के साथ साथ रूह जिस्म, फ़र्द और माशरा और मशरिक़ व मग़रिब की पैकार की झलकियाँ भी दिखाई देती हैं। और आप ये देखेंगे कि बहुत सारे इस्तिआरे और रमूज़ व अलाइम जो हैं वो रिवायती भी हैं उसमें, लेकिन फ़िक्री तहदारी और मानवियत के एतबार से और फ़िक्री बुलंदी के एतबार से ये गज़ल बहुत आगे की गज़ल है। और 3 अशार में चिराग़े नीम शब से पेश करना चाहूँगी कि गनीमे वक्त के हमले का मुझको खौफ रहता है। क्या क्या मैं कागज़ के सिपाही काट कर लश्कर बनाता हूँ, कश्तियों वाले बेखबर बढ़ते रहे भंवर के समत और मैं चीखता रहा तेज़ हवा के शोर में। और मानिए शब तारीख खुल रहे थे सलीम, मानिए शब तारीख खुल रहे थे सलीम, जहाँ चराग नहीं था वहाँ उजाला था। बहरहाल बयास से लेके चिराग़े नीम शब तक मुख्तलिफ़ लहजों और मुख्तलिफ़ असालूब के इर्तक़ाई सफ़र पर भी ज़्यादातर नाक़िदीन की निगाह इल्तफ़ात ना पड़ सकी। उनकी तनक़ीद पे ज़्यादा हंगामा बरपा रहा। मसला ये है कि 20वीं सदी की इनकलाबी फ़ज़ा में ज़िंदगी के तग़य्युरात और तहज़ीबी इंसान की शिकस्त को सलीम अहमद जिस बुलंदी से देखते थे उसमें से उस तक जो है वो हम में से बेशतर की तो रसाई ही मुमकिन नहीं। इसीलिए शायद सलीम अहमद ने ये कहा था कि कम याराने ज़माना ने मेरी कद्र न की, मैं तही 10 सही नक़द हुनर रखता था। और अब मोहसिन एहसान पे बात करते हैं। मकबूल शायर, दिलपजीर शख्सियत के मालिक, अंग्रेज़ी अदब के उस्ताद, उर्दू और फ़ारसी ज़बान से मोहब्बत करने वाले, पश्तो और हिंद को बोलने वाले इंतहाई नफीस तबा इंसान थे। और सबसे बढ़कर ये कि इतनी ज़बानों के इम्तज़ाज ने और मशरक़ी और मग़रिबी अदब के मुताले ने मोहसिन एहसान की तख्लीक़ी बसीरत के साथ मिलकर एक ऐसी खूबसूरत लबो लहजे की शायरी को जन्म दिया जो हमारे सामने आई कि कहाँ के दोस्त कोई साया उदू भी न था, वो दिन भी आए कि जब मेरे साथ तू भी न था। क्या बात है। और खाकदां को मावराए आसमां ले जाएगा, जो परिंदा सर पे रखकर आशियाँ ले जाएगा। अब अगर उन्होंने ये बात कही कि पराए दर्द में हम उम्र भर सुलगते रहे, खुद अपनी आग में जलते तो कीमिया होते। काश हम मोहसिन एहसान से पूछ सकते कि और कीमिया होना किसे कहते हैं। ना तमाम जैसे 5 खूबसूरत शेरी मजमूओं से उन्होंने गज़ल को जिस तरह सरवतमंद किया, जाहिर है कि वो उनकी ज़ात की शोलगी का ही हासिल तो है। बहरहाल मोहसिन एहसान का सबसे बड़ा कमाल ये है कि इतनी ज़बानों से वाक़फ़ियत के बावजूद उन्होंने नए नए अल्फाज गज़ल में शामिल करके शऊरी तौर पर दूसरों को चौंकाने की कोशिश नहीं की। पामाल और फरसूदा मज़ामीन से हमेशा गुरेज़ किया और रिवायत का जो उनको इदराक था उसके साथ साथ वो इस बात को भी बखूबी जानते थे कि बोसीदा रिवायत से दामन बचा के कहाँ चलना है। इसलिए उनकी शायरी में हमें जदीद हिस्सियत की पूरी लहर दौड़ती हुई नज़र आती है और उनकी गज़लों में जो ताज़ा कारी का हुस्न है वो बेहद नुमाया है। आप देखिए कि कौमी मंजरनामे के हवाले से उनका जो ये मकबूल आम शेर है वो हम सब के हाफ़ज़े में है कि अमीर शहर ने कागज़ की कश्तियाँ देकर समंदरों के सफ़र पर किया रवाना हमें। अब अगर हम देखें तो मकामी और आलमी सतह पर सियासी और समाजी हवालों से जो आशोबी कैफियत को बयान करने के लिए उन्होंने हर किस्म की मसलहत और मुनाफ़क़त से अपने आप को दूर रखा, सदाकत इजहार से काम लिया, अपनी ज़मीन से भी जुड़े रहे और गज़ल का हुस्न भी मजरूह नहीं होने दिया
और कहा कि तन्हा खड़ा हूँ मैं भी सरे करबलाए असर, और सोचता हूँ मेरे तरफदार क्या हुए, और साए की उम्मीद थी तारीकियाँ फैला गया, जो शजर फूटा ज़मीं से बीज ही को खा गया। तो इसलिए हम ये देखते हैं कि मोहसिन एहसान जो है उन्होंने अपनी ज़ात को तो कभी फरामोश नहीं किया है, लेकिन अगर उनकी पूरी शायरी को मजमूई तौर पर हम कोई नाम दे सकते हैं तो वह है करबे असर। लेकिन वो करबे असर जो है वो उनके अंदर ज़ाहिर है कि पहले करबे ज़ात की शक्ल में ज़ाहिर हुआ और फिर अपने अहद का आईना बन गया, लेकिन बड़े ही तवाज़ुन के साथ। दुनिया के मलबूस बदलने और ज़िंदाने मसलहत से बाहर ना निकलने और रोशनी के आसार गुम हो जाने का जो दुख है वो उनकी शायरी में बहुत ही उम्दगी के साथ नुमायाँ हुआ है। इस शायरी में हुज़निया कैफियत तो हैं, लेकिन मातमी लहजा नहीं है, बल्कि इंतहाई संजीदगी, वक़ार और ठहराव के साथ अपनी बात कहने का सलीक़ा मौजूद है। और ज़ाहिर है कि ये गज़ल जो है वो हमें बहुत सारी बातों की तरफ ले जाती है और बहुत सारे ऐसे मसाइल से आशना करती है कि जिसमें उम्मीद भी है, हौसला भी है, रिजायत भी है। आप देखें मोहसिन एहसान का ये शेर कि वो किस तरह हमें हौसला देते हैं और कहते हैं कि दर्द से आँख मिला दुख से शनासाई कर, दर्द से आँख मिला दुख से शनासाई कर, हर बदलती हुई रुत की न पजीराई कर। तो गोया नुदरत फ़िक्र और तगज़्ज़ुल और गनायत से सजी हुई ये गज़ल बड़ी दिलकुशा भी है और फ़िक्र अंगेज़ भी। उन्हीं का एक शेर पूरी अदबी बिरादरी की जानिब से उनकी नज़र करते हैं कि एक एक करके सितारों की तरह डूब गए, हाय क्या लोग मेरे हल्क़े अहबाब में थे। और अब बात करते हैं ग़ुलाम मोहम्मद क़ासिर की, जिन्होंने नौजवानी में ही एक मुशायरे में जब एक गज़ल सुनाई तो बड़े अहम शोरा दाद देने पर मजबूर हो गए, जब उन्होंने ख़ास तौर पर ये शेर पढ़ा कि तुम यूं ही नाराज़ हुए हो वरना मैं खाने का पता हमने हर उस शख्स से पूछा जिसके नैन नशीले थे। तो ग़ुलाम मोहम्मद क़ासिर का पहला शेरी मजमुआ तसलसल 1977 में शाये हुआ और उनका दीगर तख्लीक़ी सरमाया नज़में, गीत, ड्रामे, मज़ामीन बहुत खूब है, मगर जो उनकी गज़लें हैं वो अपनी जदीद तर शेरी लहजे की बिना पर और अपनी तहदारी की बिना पर हम सबको अपनी तरफ खींचती हैं। मेरा ख़्याल है कि उसलूब की, ये मेरा ज़ाती ख़्याल है, लेकिन बहरहाल कि उसलूब की सतह पर जो ग़ुलाम मोहम्मद क़ासिर की गज़ल है वो हमें ये सिखाती है कि लफ्ज़ और मानी के नए नए रिश्ते कैसे तलाश किए जाएं, और मानियाती सतह पर वो हमें अनफस व आफ़ाक़ की सैर कराती है, क्योंकि ज़हीर काश्मीरी और आरिफ अब्दुल मतीन जैसे नक्कादों ने ये कहा कि ग़ुलाम मोहम्मद क़ासिर की जो गज़ल है वो अनफस व आफ़ाक़ तक उसके मौज़ूआत फैले हुए हैं। आग दरकार थी और नूर उठा लाए हैं, हम हथेली पे अबस तूर उठा लाए हैं, और शाम अबद तक टकराने का इज़्न नहीं है दोनों को, चांद उसी पर गर्मे सफ़र है जो सूरज का रास्ता है। तो ग़ुलाम मोहम्मद क़ासिर की गज़लों में जो हमें बाज़ गज़लों में जो हमें माबादुत तबियाती अनासिर और माबादुत नफ्सियाती अनासिर नज़र आते हैं, ये इस बात का सबूत है कि शायर जो है वह हकीकत अज़ली का शऊर भी रखता है और उसके साथ साथ शायर जो है ज़ात और कायनात की मार्फत भी भरपूर अंदाज में रखता है। ग़ुलाम मोहम्मद क़ासिर ने मोहब्बत जैसे आम मौजू को भी, आप ये देखिए कि अपने सलीक़ा इज़हार, अपनी सादगी और बेसाख्तगी की बुनियाद पर एक नयापन अता किया। पहले एक शख्स मेरी ज़ात बना, पहले एक शख्स मेरी ज़ात बना और फिर पूरी कायनात बना, और करूँगा क्या जो मोहब्बत में हो गया नाकाम, मुझे तो और कोई काम भी नहीं आता। ग़ुलाम मोहम्मद क़ासिर के यहाँ जब कौमी, सियासी और समाजी हवाले आए हैं तो वो भी आप देखिए कि पूरी शेरी जमालियात के साथ आए हैं। मसलन कातिल को आज साहिब एजाज़ मानकर दीवारे अदल अपनी जगह से सरक गई, और आया है एक रहनुमा के इस्तक़बाल को एक बच्चा, पेट है खाली आँख में हसरत, आँखों में गुलदस्ता है। लेकिन ग़ुलाम मोहम्मद क़ासिर की बाज़ गज़लें हमें इसलिए बहुत ज़्यादा मुतासिर करती हैं कि वो बड़ी कैफियत से भरपूर हैं और क़ारी को एक ख़ास फ़ज़ा में ले जाती हैं। मसलन तलमी के हुस्न के साथ आप एक गज़ल के सिर्फ 2 अशार देखिए जिसमें हमारे पूरा कौमी मंजरनामा जो है वो अपनी भरपूर कैफियत के साथ मौजूद है। बहुत बड़ी मशहूर गज़ल है, कश्ती भी नहीं बदली, दरिया भी नहीं बदला, और डूबने वालों का जज्बा भी नहीं बदला, और बेकार गया बन में सोना मेरा सदियों का, इस शहर में तो अब तक सिक्का भी नहीं बदला।
इसी तरह नादीदा मनाजिर भी उनके यहाँ बड़े खूबसूरती से पेंट हुए कि सारबा महव था सुन सुन के सुकूते सहरा, चीख महमिल से उठी रेत के कोहराम के साथ। तो खूबसूरत इमेजरी, नई अलामतों, इश्तिहारों और फ़नी और जमालियाती हुनरमंदी और शाइस्तगी इजहार के साथ जो तख्लीक़ी वारदात होती है उसको किसी तख्लीक़ी तजर्बे में ढालना और ज़िंदगी की मानवियत को और उसकी मानी आफरीनी को अपने कई ज़ावियों के साथ मुनक़िस करना बड़ा मुश्किल काम है। और ग़ुलाम मोहम्मद क़ासिर ने ये काम बड़ी सहूलत के साथ किया है और अपना शेरी लहजा ख़ुद तराशा है, और यही उनके सच्चे फ़नकार होने की दलील है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर रुखसाना सबा, बड़ी जामियत के साथ आपने गुफ्तगू की। हमारे दरमियान मौजूद हैं डॉक्टर अम्बरीन हसीब अंबर, किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं है, बहुत खूबसूरत शायरा, तहक़ीक़ व तनक़ीद पर गहरी नज़र रखती हैं, निज़ामत कारी में अपनी एक अलग मुनफ़रिद शनाख्त रखती हैं। आप गुफ्तगू करेंगी ज़हीर काश्मीरी जो, और उसके अलावा अहमद फराज और कतील शिफ़ाई, तीन जो है वो आप। और अहमद फराज का याद आ रहा है शेर कि सुना है लोग उसे आँख भर के देखते हैं, तो उसके शहर में कुछ दिन ठहर के देखते हैं। डॉक्टर अम्बरीन हसीब अंबर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया नुसरत अब्बासी साहिबा। हमें गुफ्तगू करनी है ज़हीर काश्मीरी साहब, कतील शिफ़ाई साहब और अहमद फराज साहब पर। इन तीनों शायरों में एक कदर मुश्तरक है कि ये तीनों तरक्की पसंद शायर हैं, और इनमें से जो ज़हीर काश्मीरी साहब हैं और कतील शिफ़ाई साहब हैं, इन दोनों में कदर मुश्तरक ये है कि ये दोनों फ़िल्मी शायरी से भी मुंसलिक रहे हैं, वाबस्ता रहे हैं, और उन्होंने इस हवाले से भी काम किया है। ज़हीर काश्मीरी साहब पर गुफ्तगू हम एक तनक़ीदी राय पर करेंगे ताकि ये एहसास हो सके कि हमारे यहाँ शायरों और ख़ुसूसन गज़ल के शायर के साथ उमूमन ज़्यादती हो जाती है। शायद उसकी वजह यह है कि बहुत ज़्यादा स्वीपिंग स्टेटमेंट्स दिए जाते हैं। हमने पिछले दिनों नसीम सैयद पर भी बात करते हुए ये कहा था कि जब हम बात करते हैं कि मज़ाहिमत मिलती है, रूमानियत मिलती है, ये मिलता है, तो हमें ये ज़रूर देखना चाहिए कि क्या ये दूसरे शोरा से मुख्तलिफ है या नहीं। लेकिन उमूमन ये नहीं देखा जाता और सिर्फ ये कह देना काफ़ी समझा जाता है कि इनके यहाँ ये चीज़ मिलती है। ज़हीर काश्मीरी साहब के बारे में एक राय ये मौजूद है बहुत मारूफ नक्काद की कि उनके यहाँ उनकी फ़ारसी आमेज़ ज़बान और उनकी सौती लताफ़त की वजह से एक खुश दिली ज़रूर पैदा होती है, लेकिन उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। तो हम उनकी इस राय से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करते, और ये ठीक है कि ज़हीर काश्मीरी साहब के यहाँ फ़ारसी आमेज़ शायरी मिलती है जो बहुत खूबसूरत है और पढ़ने में बहुत उम्दा लगती है। और इस राय की वजह हमें ये समझ में आती है कि ज़हीर काश्मीरी की शायरी चौंकाने वाली नहीं है, जो एक फ़ौरी चौंकाने वाली शायरी होती है, बल्कि इनकी शायरी अपने अंदर एक वक़ार और गहरी मानवियत रखती है जो बार बार गौर करने पर ज़हनी इस्तिराब पैदा करती है। मसलन उनका ये शेर देखिए, सीरत ना हो तो आरज़ो रुखसार सब गलत, सीरत ना हो तो आरज़ो रुखसार सब गलत, खुशबू उड़ी तो फूल फ़कत रंग रह गया। क्या बात है। अब इसमें आप देखें कि ये शेर हुस्न का शेर नहीं है, बल्कि ये हुस्न के इनकार का शेर है। और ये हमारे यहाँ जो एक क्लासिकी जमालियात है, क्लासिकी एक हुस्न है कि हुस्न तो कभी जवाबदेह होता ही नहीं है, लेकिन उसमें उस रिवायत में आप देखिए कि खामोश मगर सख्त मुदाखलत है और हुस्न को भी जवाबदेह बनाया गया है और उसको अखलाक की शर्त के साथ मुंसलिक किया गया है। तो ये शेर ऐसा शायर नहीं कह सकता जिसके पास कहने के लिए कुछ ना हो। फिर उनका ये शेर देखिए कि जब खामोशी ही बज़्म का दस्तूर हो गई, जब खामोशी ही बज़्म का दस्तूर हो गई, मैं आदमी से नक्श बदीवार बन गया। अब इस शेर में देखें कि वो इंसान के शय बन जाने के बड़े अलमिया को किस कदर सादगी से और किस कदर आम लहजे में बयान कर जाते हैं, और यही बेरंगी उनकी मानी की शिद्दत है। फिर ये देखें कि इसी फ़िक्र का मिनाज इस शेर में कि कुल कायनात फ़िक्र से आज़ाद हो गई, कुल कायनात फ़िक्र से आज़ाद हो गई, इंसान मिसाल दस्ते तहे संग रह गया। अब यहाँ पर वो जदीद इंसान को ना तो मज़लूम कहते हैं ना बागी कहते हैं, बल्कि सोच से मुअत्तल वजूद के तौर पर पेश करते हैं। ये शेर किसी भी नारे से आगे जाकर ये सवाल पैदा करता है कि फ़िक्र के बग़ैर हासिल होने वाली आज़ादी क्या ख़ुद एक क़ैद नहीं है?
तो इस तरह के सवालात हमें ज़हीर काश्मीरी साहब की शायरी में मिलते हैं। फिर उनके एक शेर को अमूमन रिजायत आमेज़ तंतना कहा जाता है कि हमें ख़बर है कि हम हैं चराग़ आखिर शब। बड़ा मशहूर शेर है उनका, हमें ख़बर है कि हम हैं चराग़ आखिर शब, हमारे बाद अंधेरा नहीं उजाला है। अब इसमें भी रिजायत नहीं है या कोई खुद फरेबी नहीं है या उम्मीद का ऐलान नहीं है, बल्कि ज़िम्मेदारी का ऐलान है। यहाँ पर हम का लफ्ज़ जो है वो तहज़ीबी शऊर की नुमाइंदगी करता है कि तहज़ीबी शऊर इस ज़िम्मेदारी के लिए तैयार है कि उसका ख़त्म हो जाना अगर रोशनी की बुनियाद बनता है तो वो उसके लिए तैयार है। अब इस पर यकीन का ये शेर लोग दोहराते हैं कि चराग़ आखिर शब इस कदर उदास ना हो कि तेरे बाद अंधेरा नहीं उजाला है। लेकिन इन दोनों अशार में बहुत फ़र्क है। यकीन के शेर में सिर्फ तसल्ली है, लेकिन एक नफ्सियाती तसल्ली कह सकते हैं, लेकिन जो ज़हीर काश्मीरी साहब का शेर है ये तारीख़ी ऐलान है और ये इस शेर को यकीन के शेर से बड़ा बना देता है, क्योंकि वहाँ तो सिर्फ एक तसल्ली है मगर यहाँ तारीख़ी ऐलान है जिसकी अपनी एक अहमियत है। तो ज़हीर काश्मीरी साहब की गज़ल का जो बुनियादी वस्फ़ हमें समझ में आता है वो ये है कि उन्होंने गज़ल को बयान की सिन्फ से सवाल की सिन्फ बना दिया है और उन्होंने अपनी शायरी से, अपनी गज़ल से ये साबित किया है कि शायरी सिर्फ हुस्न बयान नहीं बल्कि हुस्न सवाल भी है। अब हम आते हैं कतील शिफ़ाई साहब पर। कतील शिफ़ाई साहब इस लिहाज से भी बहुत अहम हैं कि पाकिस्तान के क़याम के बाद जो पहली फ़िल्म बनी तेरी याद, उसके फ़िल्मी नग़मे कतील शिफ़ाई साहब ने ही लिखे थे। कतील शिफ़ाई साहब ने नज़्म में भी बड़ा काम किया है और ख़ुसूसन उन्होंने एक बड़े अहम मौजू तवाइफ़ पर कई नज़में लिखी हैं और उसको एक मजमूए की शक्ल भी दी है और उस पर बात होनी चाहिए। हमें हैरत है कि उस पर बात नहीं होती है, लेकिन चूँकि ये गज़ल के सेशन है और हम अपने आप को सिर्फ गज़ल तक महदूद रखेंगे, इसलिए हम कतील शिफ़ाई साहब की सिर्फ गज़ल पर बात करेंगे। जब कतील शिफ़ाई साहब का जिक्र होता है तो हमारे यहाँ एक और उमूमी रवैया सामने आता है कि हमारे यहाँ उर्दू तनकीद की एक बड़ी मजबूत रिवायत है कि जो शेर फौरी समझ आ जाए, असर कर जाए, अवाम में जगह बना ले, उसको फ़नी वक़ार से कमतर समझा जाता है और आम तौर पे ये समझा जाता है कि ये शायर जो है वो सतही शायर है। उसका नतीजा ये है कि हमारे यहाँ बेरंग बेरस शायरी को बड़ी शायरी बनाकर पेश किया जा रहा है और ये समझा जाता है कि ये बड़ी शायरी है, हालांकि ऐसा नहीं है। अब आप कतील शिफ़ाई का ये शेर देखिए कि दिल सुलगता है तेरे सर्द रवैये से कतील, दिल सुलगता है तेरे सर्द रवैये से कतील, देख इस बर्फ़ ने क्या आग लगा रखी है। क्या बात। अब इसमें कतील शिफ़ाई की गज़ल की जो बुनियादी खुसूसियत या वस्फ़ है वो ग़िनायत बदरजह तम मौजूद है, लेकिन ये ग़िनायत लफ्ज़ियात से, सौतियात से नहीं, मौसीक़ियत से नहीं, बल्कि जज्बे की रवानी की वजह से है और ऐसा लगता है कि जैसे ख़याल ख़ुद बोल रहा है। इसी तरह इनका ये शेर देखिए कि ये मौजज़ा भी मोहब्बत कभी दिखाए मुझे, ये मौजज़ा भी मोहब्बत कभी दिखाए मुझे कि संग तुझ पे गिरे और ज़ख्म आए मुझे। अब यहाँ इश्क खुद फरामोशी में मुब्तला नहीं है बल्कि ज़िम्मेदारी का एहसास कर रहा है और महबूब पर पड़ने वाली ज़र्ब को अपने वजूद में जज्ब कर लेना महज रूमान नहीं है बल्कि इंसानी वक़ार की शायरी है और ये इंसानी वक़ार हमें कतील शिफ़ाई की शायरी में मिलता है। अब उनके यहाँ ये शेर देखें, वो मेरा दोस्त है सारे जहाँ को है मालूम, दगा करे वो किसी से तो शर्म आए मुझे। अब यहाँ पर आप देखें कि वो ताल्लुक़ को, मोहब्बत को, दोस्ती को जज्बाती नहीं बल्कि अखलाक़ी सतह पर बरतते हैं और ये शायरी, ये शेर जो है ये दोस्ती के जज्बे से ज़्यादा ज़मीर की शर्मिंदगी का बयान है। यही वो नुक्ता है जहाँ कतील शिफ़ाई की शायरी सादा होते हुए भी फ़िक्री गहराई इख्तियार कर लेती है। फिर ये शेर देखिए, गिरते हैं समंदर में बड़े शौक़ से दरिया, गिरते हैं समंदर में बड़े शौक़ से दरिया, लेकिन किसी दरिया में समंदर नहीं गिरता। ये शेर महज मंजर नहीं है बल्कि ताकत, रिश्ते और हदबंदी का शऊर है। ऐसी अलामतें कतील शिफ़ाई को अवामी बनाती हैं लेकिन सतही शायर नहीं रहने देती हैं। यहाँ पर एक अहम बात साहिर लुधियानवी ने कही है। साहिर लुधियानवी ने कतील शिफ़ाई को कहा है कि तुम
पाकिस्तान के साहिर लुधियानवी हो और मैं इंडिया का कतील शिफाई हूँ, और हम दोनों को मकबूल अवाम हासिल है, और ये कोई आसान बात नहीं है। सच यही है, हर शायर अवाम से ही बात करना चाहता है, पर मुझे गुफ्तगू अवाम से है। मीर साहब से यही ख्वाहिश चली आ रही है, लेकिन अवाम से बात करना ज़्यादा मुश्किल काम है, और कोई शायर अगर अवाम से बात करने में कामयाब हो जाता है तो उसे कमतर शायर नहीं समझना चाहिए, बल्कि उसे अवाम का नुमाइंदा समझना चाहिए। हमारी उर्दू तनकीद में एक ज़माने तर नज़ीर अकबर आबादी को शायर ही नहीं तस्लीम किया गया, इसलिए कि वह अवामी जज्बात, अवामी ज़बान और अवामी महसूसात की तर्जुमानी कर रहे थे। हमारा ख्याल है कि हमें अब इस रवैये पर नज़र सानी करनी चाहिए, और हमें ऐसे शोरा को जगह देनी चाहिए कि में जिन्होंने अवाम तक रसाई हासिल की है, और वो एक ऐसी शायरी करते हैं जो फ़नी मयार से कम नहीं है, जो अपने अदबी वक़ार में कम नहीं है, लेकिन वो अवाम तक रसाई हासिल कर चुकी है। अब हम आते हैं अहमद फ़राज साहब पर। अहमद फ़राज साहब बहुत महबूब शायर, बहुत उनका अपना एक शख्सियत का करिश्मा था। हमारी खुशकिस्मती है कि हमने अहमद फ़राज साहब के साथ बहुत मुशायरे पढ़े, उनके साथ सफ़र किए, और उनकी शख्सियत को करीब से देखने का मौका मिला। हमें एहसास हुआ कि वो एक वाकई बड़े जहन के आदमी थे, और अपने एक ख़ास शख्सियत और एक ख़ास मिजाज रखते थे, लेकिन जैसा कि उनके बारे में कहा जाता है कि वो बड़े बददिमाग थे। हमें ऐसा कोई तजर्बा नहीं हुआ। हमारा ख्याल है कि हम असरों का तजर्बा अलग होता है, जूनियर्स का तजर्बा अलग होता है। तो अहमद फ़राज साहब चूँकि हमें सीनियर की हैसियत से मिले, तो हमारा तजर्बा वो नहीं है जो दूसरे लोगों का हो सकता है। अहमद फ़राज साहब की जहाँ तक गज़ल की बात है, तो उनकी पूरी शायरी की तरह, उनकी नज़्म की तरह, उनकी गज़ल में भी हमें दो मतवाज़ी धारे मिलते हैं, एक उनका रोमानियत का और एक उनकी मज़ामत का धारा है। और उनकी शायरी पढ़ के बार बार वॉल्टियर का ये कौल याद आता है कि मोहब्बत करना और फ़िक्र करना ही दरअसल ज़िंदगी है। फ़राज साहब की रोमानियत वही है कि गज़ल बहाना करूं और गुनगुनाऊं तुझे, तो उनके यहाँ जमालियात रोमानियत मिलती है, लेकिन ये रोमानियत मुख्तलिफ है। जो भी हमने पहले बात की थी कि हम ये कहते हैं सिर्फ कि उनके यहाँ रोमानियत मिलती है, तो ये बड़ी ज़्यादती हो जाएगी। ये गौर करना चाहिए कि ये रोमानियत क्या दूसरों से मुख्तलिफ है, क्योंकि अगर फ़राज साहब वही कह रहे थे जो सब कह रहे थे, तो फिर फ़राज साहब अहमद फ़राज ना होते। उनको इतना पसंद किया जाना, उनका पूरा एक करिश्मा बनना, उनका इस कदर चाहा जाना, फिर ये सब हमें ना मिलता। फ़राज साहब के यहाँ एक बड़ी दिलचस्प तब्दीली नज़र आती है। फ़राज साहब के यहाँ हमारी उर्दू शायरी का जो महबूब था, सनम था, वो एक दोस्त में तब्दील हो जाता है। शेर सुनिए। तुझसे मिलकर तो ये लगता है कि अजनबी दोस्त, तू मेरी पहली मोहब्बत थी, मेरी आखिरी दोस्त। अब ये सिर्फ लफ्ज़ी तब्दीली नहीं है, ये पूरी जमालियात की तब्दीली है। जब महबूब सनम था और कुछ और था लेकिन दोस्त नहीं था, तो वो दरअसल एक ताकतवर, हुक्म देने वाली शख्सियत था जिसके पास पूरा इख्तियार था और वो मुक़द्दस था। और जो आशिक था वो बेचारा लाचार था, मजबूर था और बेख्तियार था। लेकिन फ़राज साहब ने महबूब को दोस्त में तब्दील करके एक नफ्सियाती इनकलाब बर्पा किया है कि ताकत के रिश्ते से बराबरी के रिश्ते तक ले आए हैं, दीवानगी से शऊर और इल्तिमास से मुकालमे तक पहुँच गए हैं। ये जो तब्दीली है, ये उफ़क़ी ताल्लुक़ को उमूदी ताल्लुक़ में तब्दील कर देती है, जो हमें अहमद फ़राज की शायरी में नज़र आता है। अब उनका ये शेर देखिए। अब भी आए हो तो एहसान तुम्हारा, लेकिन वो क़यामत जो गुज़रनी थी गुज़र भी गई दोस्त। अब यहाँ पर आप देखिए कि वो जो एक शिकायत का और हमारे यहाँ जो एक दीवानगी का, इश्क का बचपना कह लीजिए, राइज रहा है, यहाँ पर आपको उस इश्क की मैच्योरिटी नज़र आती है, बलूगत नज़र आती है कि उसको याद रहती है, मोहब्बत मुतालबा याद नहीं रहता है। फिर उनका ये शेर देखिए। तेरे लहजे की थकन में तेरा दिल शामिल है, ऐसा लगता है जुदाई की घड़ी आ गई दोस्त। अब यहाँ पर आप देखें कि वो महबूब जो तक़द्दुस की अलामत था, वो तक़द्दुस की अलामात को तोड़कर इंसानियत, थकन, इन तमाम जज्बात से, एहसासात से वाबस्ता होता है। और ये एक एंटी आइडियलाइजेशन एस्थेटिक्स है जिसको अहमद फ़राज साहब अपनी रूमानियत में जगह देते हैं।
इसी तरह जब हम उनकी मज़ाहमत पर नज़र दौड़ाते हैं तो उनकी मज़ाहमत भी सियासी के साथ साथ अखलाक़ी भी है। उनकी मज़ाहमत उनकी शायरी की दूसरी पहचान है, लेकिन इसमें वो इंसान की फ़िक्री आज़ादी और अखलाक़ी आज़ादी के लिए बात करते हैं। अब कोई फ़ैसला हो भी तो मुझे क्या लेना, अब कोई फ़ैसला हो भी तो मुझे क्या लेना, मैं तो कब से हूँ सरेदार सज़ा होने तक। अब यहाँ पे देखें कि ये शऊरी बगावत है और ख़ुद मुख्तारी के लिए बगावत है, जो शायर को रूमानियत या अदम एहतजाजी शायरी से अलग कर देती है। शिकवाए ज़ुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था, शिकवाए ज़ुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था, अपने हिस्से की कोई शमा जलाते जाते। यहाँ पे भी देखिए कि एक अखलाक़ी मज़ाहमत अहमद फ़राज़ की इस शेर में ज़ाहिर हो रही है। तो जब हम अहमद फ़राज़ की गज़ल पे नज़र दौड़ाते हैं तो फ़राज़ ने उर्दू गज़ल में इजाफ़ा किया है, उर्दू गज़ल को सरवतमंद किया है अपनी लफ्ज़ियात से, अपनी तराकीब से, अपनी तशबीह और इस्तिआरात से। अब देखिए कि वही जो नुज़रत अब्बासी ने शेर पढ़ा था कि सुना है लोग उसे आँख भर के देखते हैं, ये बात है तो चलो बात उसके शहर में कुछ दिन ठहर के देखते हैं। तो ये गज़ल जो है इसमें हुस्न का पैकर भी है, इश्क का इजहार भी है और पैकर तराशी की निहायत उम्दा मिसाल है ये गज़ल, पूरी गज़ल जो फ़राज़ साहब की है। तो उन्होंने अपनी इन तमाम चीज़ों से गज़ल को सरवतमंद किया है, अपने महबूब के तसव्वुर को, हमारी जो शायरी का महबूब था उसको तब्दील किया है। और एक सबसे अहम बात जो हम कहना चाहेंगे वो ये कि ये तीनों शायर, जैसा कि हमने इब्तिदा में कहा था कि ये तरक्की पसंद शायर हैं, लेकिन इन तीनों शायरों की समतें मुख्तलिफ हैं, जो तख्लीक़ी समतें हैं। फ़राज़ के यहाँ तरक्की पसंदी रूमान के साथ जुड़कर सियासी और अखलाक़ी मज़ाहमत में ढलती है, जहाँ मोहब्बत इक़्तिदार के ख़िलाफ़ एक अलामत बन जाती है। ज़हीर काश्मीरी की तरक्की पसंदी ज़्यादा फ़िक्री, तहज़ीबी और वजूदी सतह पर काम करती है। वो बुलंद आहंग नारों के बजाय खामोशी, अखलाक़ और ज़वाल क़द्र के ज़रिए अहद पर सवाल उठाते हैं। इसके बरक्स कतील शिफाई की तरक्की पसंदी इंसानी रिश्तों और ज़मीर की सतह पर ज़ाहिर होती है, न एहतिजाज की शिद्दत, न फ़िक्री तजरीद, बल्कि सादगी में छुपी हुई अखलाक़ी ज़िम्मेदारी। यूँ तीनों एक ही रिवायत के शायर होने के बावजूद तीन मुख्तलिफ़ समतों में इस रिवायत को ज़िंदा रखे हुए हैं। और सबसे अहम बात यह कि इन तीनों शोरा को अगर हम देखना जाएँ, ख़ुसूसन अहमद फ़राज़ साहब को, तो बड़े शायर होने की एक अलामत ये भी होती है कि वो किन हम असरों में अपना कद निकाल सका। तो फ़राज़ साहब फैज़ साहब के होते हुए, नून मीम राशिद के होते हुए, मुनीर नियाज़ी के होते हुए पूरे कद से खड़े रहे और उन्होंने अपना होना साबित किया। तो इन तीनों शोरा को आज हम इसलिए याद कर रहे हैं कि इन्होंने पाकिस्तानी गज़ल में अपना अहम किरदार अदा किया है, अपनी अपनी खुसूसियात की वजह से उर्दू गज़ल में इजाफ़े किए हैं और उसको सरवतमंद किया है। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अमीन हसीब ने बड़ी उम्दगी से अपनी गुफ्तगू को समेटा। हमारी अगली शरीक प्रोफेसर शाहिदा हसन हैं। शाहिदा हसन मुनफरिद और मोतबर लहजे की शायरा हैं, कनाडा में मुकीम हैं, कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में आजकल पाकिस्तान आई हुई हैं। आप उर्दू के दो अहम शायरात अदा जाफ़री और परवीन शाकिर पर गुफ्तगू करेंगी। अदा जाफ़री पर आपकी एक किताब शाया हो चुकी है और परवीन शाकिर पर भी आपका बहुत काम है और परवीन शाकिर से तो आपको ख़ास निस्बत भी रही है। मैं गुजारिश करूँगी प्रोफेसर शाहिदा हसन साहिबा से, अक्सर खुशबू हूँ बिखरने से न रोके कोई, और बिखर जाऊँ तो मुझको न समेटे कोई। कल ही हमने परवीन शाकिर की 31वीं बरसी मनाई है। मैं गुजारिश करूँगी प्रोफेसर शाहिदा हसन साहिबा से। बहुत बहुत शुक्रिया नुज़रत अब्बासी, बहुत अच्छी गुफ्तगू हो रही है। ख़वातीन हज़रात, मेरे सामने ऐसे मोतबर लोग और इतने इल्म पसंद लोग और मेरे असातिज़ा बैठे हुए हैं कि मुझे बात करने की शायद ही ज़रूरत हो, लेकिन बहरहाल मुझे अपना नुक्ता नज़र पेश करने की आपने मौका दिया है। अदा जाफ़री और परवीन शाकिर ये दोनों शख्सियात ऐसी हैं जिनके साथ जब हमने कराची में मेरी जो शेरी तरबियत है, उस शेरी तरबियत में ये अदा जाफ़री साहबा और परवीन शाकिर का बहुत ज़्यादा साथ रहा है, क्योंकि ख़वातीन उन दिनों में बहुत कम उनको नुमाइंदगी मिलती थी। तो बहुत सारे ऐसे कराची के जो अदबी प्रोग्राम होते थे, शेरी महफ़िलें होती थीं,
उनमें अदा जाफ़री साहबा के साथ मुझे एज़ाज़ रहा है मुशायरा पढ़ने का। लेकिन ये ज़रूरी नहीं होता कि आप जिसके साथ मुशायरा पढ़ें या जिसके साथ आप शेरी महफ़िलों में शरीक हों, उसकी शख्सियत और शायरी और उसकी ज़ाती हवालों से भी बहुत कुछ जानते हों। तो हमारा और उनके दरमियान एक तहज़ीब का और एक जो उनकी सीनियरिटी थी उस वजह से एक फ़ासला हमेशा रहता था। लेकिन इत्तेफ़ाक ये हुआ कि एक काम मुझसे कहा गया कि आप अदा जाफ़री साहबा के हवाले से कुछ उनकी शख्सियत और फ़न पर किताब मुरतब करें। तो मैंने उनसे एक ज़ाती मुलाकात के लिए दरख्वास्त की, और चूँकि वो बहुत संजीदा और बहुत कम गो खातून थीं और मेरा और उनका एक फ़ासला उस तरह का था कि मैं अपने को बहुत जूनियर महसूस कर रही थी, मगर जिस अंदाज़ से उन्होंने अपनी ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ पहलुओं पर बात की और बहुत परत उन्होंने अपनी ज़िंदगी के उन वाक़यात का ज़िक्र करना शुरू किया, उससे मुझे उनकी शायरी में न सिर्फ मेरी दिलचस्पी बढ़ी बल्कि मुझे अंदाज़ा हुआ कि उनको या किसी भी ऐसे शख्स को जो किसी ऐसे माहौल में जो उसके लिए जामिद हो या उसकी तरक्की में हायल हो, उसको उस पत्थर को तोड़ने में उसको कितनी मुश्किल दरपेश होती है। तो अदा जाफ़री साहबा ने उस माहौल का ज़िक्र किया, 2 सदमात का उन्होंने बतौर ख़ास ज़िक्र किया जिसकी वजह से वो कहती हैं कि मुझे ज़िंदगी में जो मुश्किलात हुई हैं, मेरी शायरी में जो एक गम अंगेज़ी की कैफ़ियत नज़र आती है, उसकी बुनियादी वजह यह है कि बचपन ही में मेरे वालिद से मैं महरूम हो गई, और वो जो यतीमी का सदमा था वो मेरे लिए एक ऐसा सदमा था कि मुझे ज़िंदगी गुजारना कदम कदम पर बहुत दुश्वार लग रहा था। और फिर उन दिनों का ज़िक्र किया कि जब वो अपने नानियाल में उनकी परवरिश हुई और आहिस्ता आहिस्ता वो तन्हाई पसंद होती चली गईं, और उस तन्हाई पसंदी में उनको अदब और शेर से तवानाई हासिल करने का एक शौक़ पैदा हुआ, और उन्होंने कोशिश की कि वो अपने ज़माने के अदीबों और शायरों को पढ़ें। लेकिन मसला ये था कि उनके लिए किसी तालीम का ऐसा बंदोबस्त नहीं था कि वो स्कूल या कॉलेज जाती। हम सबको ये देखना पड़ता है कि जब हम जो तख्लीक़ियत के हामिल लोग होते हैं, वो तख्लीक़ियत हमेशा अपना सफ़र आज़ादाना करती है, उसको एक माहौल चाहिए होता है, एक फ़ज़ा चाहिए होती है, और बंदिशों के अंदर रहकर तख्लीक़ी काम करना बड़ा मुमकिन नहीं होता उस अंदाज़ में। लेकिन अदा जाफ़री साहबा ने बहुत सी वो दीवारें गिराईं, और अगरचे कि वो कॉलेज और स्कूल नहीं जा सकीं, लेकिन उन्होंने अपनी वालदा से जिन्होंने उनका बड़ा साथ दिया, अपनी तालीम के शौक़ का इज़हार किया, और उनकी वालदा ने उनके लिए घर पर तालीम का बेहतरीन इंतज़ाम किया। साथ ही उनको इस बात की इजाज़त थी कि वो कदीम शुअरा के हवाले से जो किताब पढ़ना चाहती थी वो उनको मुहैया की गई, और उन्होंने कदीम शुअरा का मुतालिया किया, और बहुत ही एक उनकी जो ज़हनी तरबियत थी वो एक क्लासिकी मशक़ी तहज़ीब के असरात के अंदर होती रही। और दूसरी बात ये कि चूँकि उन पर बाकायदा कुछ लिखा था, तो मेरी ख्वाहिश तो थी कि मैं वहाँ से कुछ पढ़ती या कुछ करती, लेकिन मुझे ये बताया गया था कि इस प्रोग्राम की जो है वो उसमें वक्त का एक तयन है कि एक बहुत ही मुख्तसर वक्त के लिए आप बात कर सकती हैं। तो उसमें बुनियादी बात जो अदा जाफ़री साहबा की मैं आपको हाईलाइट करना चाहूँगी वो ये है कि उन्होंने आगाज़ तो नज़्म से किया, और उन्होंने जो उनसे पहले लिखने वाली थी, बल्कि हमारी दोस्त फातिमा हसन बैठी हैं, तो उन्होंने उन तमाम शायरात के हवाले से भी काम किया है जिन्होंने ख़वातीन शायरात ने उनसे पहले लिखा था, और उन सब के यहाँ कोई ना कोई रुख ज़िंदगी का नुमाया हुआ था। लेकिन ये सब वो आवाज़ें थीं जो बहुत महदूद थीं, उनका कलाम उनके नाम से शाया नहीं होता था, उनके नामों को छुपाया जाता था, और वो ऐसे रसाइल में छपती थीं जहाँ तक लोगों की इतनी रसाई नहीं थी। लेकिन अदा जाफ़री साहब ने जब लिखा, शुरू में अदा बदायूनी के नाम से लिखा, लेकिन बाद में जब वो पाकिस्तान आ गई तो वो अदा जाफ़री कहलाईं, और फिर अदा जाफ़री के नाम से लिखा। लेकिन शुरू से ही
वो शायरात जैसे ज़ेख़ शीन थी जिस पर फ़ातिमा ने काम किया है, और भी शायरात जिनके हमें असबात ज़ात तो मिलता है, वो अपनी बात तो कहती थीं, लेकिन जो ख़ुद शनासी का एक सफ़र होता है कि अपनी ज़ात की कैफ़ियत को, अपनी ज़ात के मामलात को, अपनी ज़ात की सफ़रिंग्स को पहचान कर अपने आप को लिखना, बहैसियत इंसानी वजूद अपनी तमाम उन अवामिल को लिखना जो उन पर असरानंदाज होते हैं, जो चीज़ें मुतासिर करती हैं। तो हमें देखना ये होता है कि कोई शायर या कोई शायरा जब लिख रही होती है तो वो किसी दूसरे को दोहरा रही होती है, या वो अपनी तख्लीक़ी सफ़र में ख़ुद अपनी शनाख्त, अपनी आइडेंटिटी को तलाश कर रही होती है। तो अदा जाफ़री साहिबा ने ये दीवारें गिराईं, और उनकी गज़लें जो उनके फिर मजमूए शाये हुए, अगर हम उनको तवातुर से पढ़ें तो हमें अंदाज़ा होगा। देखिए, एक छोटा सा पैराग्राफ में पढ़ूँगी जहाँ उन्होंने अपनी ख़ुद नविश्त में बयान किया है कि वो किस तरह, किस माहौल में, किस तरह बैठकर वो लिखती थीं। कहती हैं, शाम पड़े बावर्ची खाने में, ध्यान की पुरवाई का दामन थामे, चूल्हे की आग से उठता धुआं, तवे से उतरती हुई सुनहरी रोटियां पकाने वाली मुलाजिमा की बेरंग चूड़ियों की खनक, और सामने पीढ़ी पर बैठी हुई एक अकेली लड़की जो वक्त के जादूगर से अपना पता पूछ रही थी। ये देखिए कि अब जो अनासिर उनकी शख्सियत की, उनकी शेरी शख्सियत की ख़द ख़ाल जिन अनासिर ने मुरतब किए, उनमें उनका ज़ाहिर है कि ज़ाती तजुर्बा ज़िंदगी का जो था, जो ख़ानदानी पस मंज़र था, जो तालीम थी, जो उनकी अपनी तमन्नाएँ और आरज़ुएँ थीं, वो सब उसमें शामिल रही हैं। मैं उनके चंद अशार और पढ़ूँगी और देखती हूँ मेरे पास। फिर ये कि आप ये देखिए कि हमारा जो, मैं नफ्सियात के मौजू को, नफ्सियात का जो इल्म है उसको शायरी की तफ़हीम में बहुत ज़रूरी समझती हूँ, क्योंकि नफ्सियात, शायर की नफ्सियात हमें उसके लफ्ज़ों के सही मानी की तरफ हमारी रहनुमाई करती है, और उसकी ज़हनी हालत की तरफ, उसके तजुर्बे, जो उसका शेरी और तख्लीक़ी तजुर्बा है, उसकी तरफ रहनुमाई करती है। तो ये देखिए कि अदा जाफ़री साहिबा ने मैं चंद शेर यहाँ से आपको सुनाती हूँ। चले हैं ये कि है रोशन नबी ख़याल की लौ, इसी निगाह की मिशल, इसी जमाल की लौ, यहीं कहीं से परे आफ़ताब खोई थी, जहाँ पे डूब गई है वहीं से उभरेगी, शफ़क़ सा रंग घुला है बदन बदन के लिए, गुलों ने आज तलक चाक पैरहन न सिए, लहू लहू है जो चेहरे तो रंग जर्द नहीं, दरीदा पैरहनों की जबीं पे गर्द नहीं। उनकी कुल्लियात अदा जाफ़री साहबा की जो हैं उनमें 6 शेरी मजमूए शामिल हैं। साज़ में साज़ ढूंढती रही, शहर दर्द, ग़ज़ालना तुम तो वाकिफ़ हो, साज़ सुखन बहाना है, हरफ शनासाई और सफ़र बाकी है। और ये सारा कलाम जो है ये उन्होंने 1950 से 2002 तक की उनकी शेरी काविशें हैं। मैं साज़ ढूंढती रही का जो इब्तिदाई कलाम है, उसके बाद जो शहर दर्द तक का सफ़र है, इसकी मजमूई शायरी से जो हम अंदाज़ा लगाते हैं वो ये कि अदा जाफ़री साहबा का जो शेरी असलूब है वो निस्फ़ सदी से ज़ायद इस अरसे में किसी बड़ी तब्दीली से नहीं गुज़रा। उनके तर्ज़ इज़हार, उनके महसूसात और उनके लबो लहजे में दर्द की धीमी धीमी लहरें डूबती और उभरती महसूस होती हैं। कोई बुलंद आहंगी या कोई शिद्दत मज़ाहमत, कोई एहतजाज, कोई गुस्सा, कोई सरकशी उस तरह नुमायाँ नहीं होती जो हम दीगर शायरात जिन्होंने कोई बाग़ियाना लहजा इख्तियार किया या बाकायदा तहरीकों के ज़ेर असर लिखा, जिन्होंने तहरीकों के ज़ेर असर लिखा, विमेंस राइट के ज़ेर असर लिखा, उनका लहजा बदला, उनमें मज़ाहमत आई। लेकिन अदा जाफ़री साहिबा ने उस दर्द, उस दुख की लहर को थामे रखा जो उनकी अपनी ज़िंदगी का हिस्सा थी। आखिर तक भी उनकी शायरी में हमें ये चीज़ें नज़र आईं, उनकी नज़मों में भी और उनकी गज़लों में भी। और
मैं मशहूर ये गज़ल उनकी आपने सुनी है, जो शहर दर्द में उनकी गज़लें शामिल हैं, और इसमें भी हमें उनकी दाखिली ज़िंदगी का जो तज़ब्ज़ुब है और जो इज़्तिराब है वो नज़र आता है। चंद शेर मैं सुनाती हूँ कि ये तो मशहूर है कि होंठों पे कभी उनके मेरा नाम ही आए तो सही बट सरे इल्ज़ाम ही आए, थक हार के बैठे हैं सरे कुए तमन्ना, काम आए तो फिर जज्बे नाकाम ही आए। हायल रही है राह में दीवार बरग गुल, पलटे हैं शहर दर्द से दस्ते तही लिए, एक कतरे शबनम चंद अधखली कलियाँ, देखिए तो काफ़ी है ज़िंदगी का सरमाया, एक किरण तबस्सुम की ज़ाद राह बन जाती, और दिल ने क्या मांगा और हमने क्या चाहा। उनका एक शेर जो मुझे बहुत अच्छा लगा था, जिससे मैं पहली बार उनसे मुतारिफ़ हुई थी अदा जाफरी साहब की शायरी से, वो कुछ वो था कि तू पास नहीं है तो अजब हाल है दिल का, तू पास नहीं है तो अजब हाल है दिल का, यूँ लगता है मैं कुछ रख के कहीं भूल गई हूँ, यूँ लगता है कुछ रख के कहीं भूल गई हूँ। तो आप एक और शेर है उनका कि अच्छा, अब ये इसमें से मैं जस्ता जस्ता आपको कुछ चीज़ें सुनाना चाहूँगी। उनके इर्द जो ख़वातीन थी, वो जिस माहौल में सांसें ले रही थी, वहाँ निसाई नुक्ते नज़र से बहुत ज़्यादा एक मायूसी और एक बेजारी थी। अदा जाफरी ने अपनी एक नज़्म में उस माहौल की अक्कासी की है जिसमें जिन ख़वातीन में वो मौजूद थीं और जो उनसे पहले लिख रही थीं, और उनके पास कोई उम्मीद की किरण, कोई खुशी की खबर नज़र नहीं आती थी। तो उनकी तर्जुमानी करते हुए अदा साहबा ने लिखा था कि मैंने गुलरेज़ बहारों की तमन्ना की थी, मुझे अफसरदा ख्यालों के सिवा कुछ न मिला, चंद सहमे हुए सायों के सिवा कुछ न मिला, जगमगाते हुए तारों की तमन्ना की थी, मैंने मौहूम उम्मीदों की पनाहें ढूंढी, शिद्दत यास में मुबहम सा इशारा न मिला, डगमगाते हुए कदमों को सहारा न मिला, हाय किस दश्ते बला खेज में राहें ढूंढी। उनकी अपनी गज़लें जो हैं, जो उन्होंने जिसमें से चंद शार मैं आपको सुनाती हूँ। एक राह रुक गई तो ठिठक क्यों गई अदा, एक राह रुक गई तो ठिठक क्यों गई अदा, आबाद बस्तियाँ हैं पहाड़ों के पार भी। अदा जाफरी कदीम तर्ज़ हयात की क़ैद से आज़ाद होने की कश्मकश से दो चार नज़र आती हैं। अपनी एक नज़्म में उन्होंने इस कैफियत का इज़हार किया है। सोचती हूँ कि कोई हुजले तारीख़ है क्या, ये गराबार तसलसल ये हयात जामिद, जिसकी दीवारों की संगीनी से लर्ज़ा है ख़याल, कोई रोज़न भी नहीं कोई दरीचा भी नहीं। मैं अदा जाफरी की याद में होने वाली एक महफ़िल में शरीक हुई, तो मैंने उनकी मौजूदगी में उनके एज़ाज़ में उस तक़रीब में चंद अशार पेश किए थे। तो मैं उन पर अपनी गुफ्तगू का अख्तिताम इसी नज़्म पे करती हूँ। ये चंद अशार कि खुशा हो शाख खुशनवा, खुशा हो शाख खुशनवा, नवीद मौजे सबा, ये गुल बदस्त सातें ये सुरखरू हुनर तेरा, तमाम शहर को बहुत अजीज़ है तेरी अदा, और जो साज़ ढूंढती थी तू तेरे वजूद ही में था, जभी तो शहर दर्द से मुझे मिला तेरा पता, जभी तो शहर दर्द से मुझे मिला तेरा, जभी तो शहर दर्द से मुझे मिला तेरा पता,
तमाम शहर को बहुत अजीज़ है तेरी अदा, जो साज ढूंढती थी तू तेरे वजूद ही में था, और जभी तो शहर दर्द से मुझे मिला तेरा पता, कभी ग़ज़ाल दश्त ने दिखाए तेरे नक्श पा, सुखन के सास को कभी बहाना तूने कर लिया, तो दिल के चुप के बीच खुद अजब सा राग छिड़ गया। वरक वरक ये चांदनी, ये रोशनी का सिलसिला, ये अनकही हिकायतें, ये आगही का जायका, कहीं सदाए सरखुशी, कहीं मलाल बेनवा, कहीं पे ताज़ा दम हंसी, कहीं थकी हुई सदा, कहीं मोहब्बतों में गुम मोहब्बतों का माजरा, कहीं लहू के रक़्स से बंधे हुए ये दस्तो पा, लिखी है अश्क अश्क में जो ज़िंदगी ने ये कथा, यही तो चंद ख्वाब हैं तमाम उम्र का सिला। परवीन की ज़ाहिर शख्सियत और शायरी को जुदा जुदा देखना जो है वो मेरे लिए मुमकिन नहीं है, क्योंकि हमने बचपन के बहुत से खूबसूरत दिन इकट्ठे गुजारे हैं और बहुत सी ज़ाती हवाले, बहुत सी ज़ाती बातें हैं। उनकी शख्सियत पर ज़ाहिर बहुत सारे लोगों ने अपने ख़यालात का इज़हार किया और करते रहे हैं। उनकी याद में जराइद भी शाया हो चुके हैं और उनका शेरी सरमाया इतना ज़ख़ीम ज़रूर है कि उसको पढ़ने से हमें उनके ज़िंदगी के बहुत से रवैयों को समझने में मदद मिलती है। तो जिस तरह ख़ुद ज़िंदगी जो है वो बहुत से तज़ादात का एक मजमुआ है, मैं समझती हूँ कि परवीन शाकिर की शायरी में भी आपको वो में भी बहुत से मजमुए अज़दाद नज़र आएंगे जगह जगह पर। कहीं बहुत सरशारी है, कहीं बहुत खुशी है, कहीं बहुत गमंगेज़ी है, बहुत मलाल है। तो ये जो ज़िंदगी है उसका एक भरपूर अक्स हमें उनके मिजाज में नज़र आता है। वो जमाल परस्त हस्ती थीं और उनको ज़िंदगी के हुस्न से प्यार था, और ये दरअसल एक उलूही खुसूसियत होती है जमाल परस्ती भी, क्योंकि ये वदियत होती है इंसान को, और तकरीबन ये वस्फ़ तमाम इंसानों में पाया जाता है। परवीन की शायरी को में जो अनासिर हैं वो ऐसे हैं कि उनके ऊपर बहुत तवील बात की जा सकती है, क्योंकि वो पाबंद समाज और सारी फरसुदा रिवायात से ज़ाहिर परवीन ने बहुत मुश्किल से रास्ता बनाया था, और उनके अंदर जो एक मुज़महिल रूह थी वो उसकी बुनियादी वजह यही थी। तो कहती हैं कि ये कौन लोग अंधेरों की बात करते हैं, अभी तो चांद तेरी याद के ढले भी नहीं, बहुत अच्छा। अभी से मेरे रफूगर के हाथ थकने लगे, अभी तो चाक मेरे ज़ख्म के सिले। बहुत शुक्रिया। और मुमकिना फ़ैसलों में एक हिजर का फ़ैसला भी था, हमने तो एक बात की उसने कमाल कर दिया। बहुत अच्छा। और वक्त की कमी के बायस मैं अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करती हूँ। किताबी सूरत में शाया हो जाएंगे ये। प्रोफेसर डॉक्टर ज़ियाउल हसन साहब यहाँ मौजूद हैं और लाहौर से तशरीफ़ लाए हैं। शायर होने के साथ साथ तनकीद पर भी गहरी नज़र रखते हैं। आप गुफ्तगू करेंगे शहजाद अहमद, अता शाद और अकबर मासूम की गज़ल गोई पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये कॉन्फ्रेंस का इस साल का थीम पाकिस्तान है, और जितने भी सेशन मुरतब किए गए हैं इस एतबार से किए गए हैं कि हम देख लें कि इन 78-79 सालों में गज़ल के हवाले से, नज़्म के हवाले से, अफ़साने, नावल और तनकीद व तहकीक के हवाले से हमारा क्या काम रहा है, क्या अचीवमेंट्स रही हैं और काम की रफ़्तार क्या थी। मुमकिन नहीं था कि इस थोड़े से वक्त में 1 घंटे में उस सब का इहाता किया जा सकता, लेकिन चीदा चीदा उन्होंने जो नुमाइंदा और नुमायाँ लोग थे उन्हें मुंतखब किया। इस सेशन में भी आपने जितने लोगों के बारे में गुफ्तगू सुनी है या अभी सुनेंगे, वो और इससे भी कुछ ज़्यादा और लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तानी उर्दू गज़ल के खदो खाल वाज़े करने में, नुमायाँ करने में अपना किरदार अदा किया है। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि अचानक ही
पाकिस्तानी गज़ल तश्कील पा गई हो। 1947 का बटन दबाया हमने और पाकिस्तानी गज़ल बन गई, ऐसा नहीं था। हमेशा अदब अपनी रिवायत में सफ़र करता है और जदीद उर्दू गज़ल की रिवायत 4 असालीब पर खड़ी थी। एक उसलूब था जिसमें फ़लसफ़ियाना गहराई और इंसानी वजूद की अखलाकियाती सतहें बहुत गहराई के साथ आई थीं, जिसके नुमाइंदा यगाना थे। प्याला खाली उठाकर लगा लिया मुँह से कि यास कुछ तो निकल जाए हौसला दिल का। और हमें ए नाखुदा आखिर किसी को मुँह दिखाना है, बहाना करके दरिया तन्हा पार उतर जाना नहीं आता। और ये किनारा चला कि नाव चली, कहिए क्या बात ध्यान में आई। तो ये एक गहराई का हामिल एक उसलूब था। दूसरा उसलूब जिसके नुमाइंदा फ़िराक थे और उसमें एक नरम रवी थी, उसमें एक रेशमी पन था, उसमें एक रोमानवियत थी। और वो आगे फिर नासिर काज़मी से होता हुआ, अहमद मुश्ताक से होता हुआ सरवत हुसैन तक पहुंचा। यगाना का उसलूब सलीम अहमद से होता हुआ ज़फ़र इकबाल तक पहुंचा। एक उसलूब था तरक्की पसंद उसलूब, तीसरा उसलूब जो अपने मौज़ूआत की बुनियाद पर खड़ा था, यानी इंसानी ज़िंदगी में होने वाले जबर के ख़िलाफ़ जद्दोजहद के अनासर पर उसकी बुनियाद थी। और एक चौथा उसलूब था मुशायराती उसलूब, जिसके नुमाइंदा हमारे उस ज़माने के आइम्मा मुतग़ज़्ज़िलीन जिन्हें हम कहते हैं, जिगर, फ़ानी, असगर, हसरत, तो ये नुमाइंदा थे। ये 4 असालीब थे जो क़याम पाकिस्तान के बाद भी अब तक चल रहे हैं। तो इन्हीं असालीब में बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कोई 2 उसलूब मिल जाते हैं, जैसे फ़राज का ज़िक्र अभी अमरीन कर रही थी कि उनके यहाँ तरक्की पसंदी और रोमानवियत का एक इम्तज़ाज मिलता है, जो फैज़ साहब के यहाँ भी है। तो शहज़ाद अहमद पहले शायर हैं जिस पे मैंने बात करनी है। शहज़ाद साहब पर मैंने एक 200 सफ़े से ज़ायद की किताब लिख रखी है। उनकी हर किताब का, उनके पूरे जो इर्तकाई शायरी का अमल है, उसमें वो मैंने तफसील से ज़िक्र किया है। यहाँ मैं इख्तसार से आपको बताना चाहूँगा कि उनका जो पहला मजमुआ था सदफ़, उसका दिबाचा लिखा था मुज़फ़्फ़र अली सैयद साहब ने। और सैयद साहब ने उस दिबाचे में उनके कुछ शेर ऐसे कोट किए जो उनके 13, 14, 15 साल की उम्र के शेर थे। उसी से उन्होंने एक थीसिस बनाया और कहा कि शहज़ाद अहमद ज़िंदगी के गैर नुमायाँ अनासर से अपने उसलूब की तश्कील करते हैं, लेकिन उस उसलूब की तश्कील में उनकी निगाह हमेशा ऐसे अनासर पर रहती है जो यानी हमारी ज़िंदगी के मरकज़ी एक तरह से अनासर बनते हैं। उनके पहले 2 मजमूओं यानी सदफ़ और जलती बुझती आँखें, ये 2 उनके पहले 2 मजमूए थे। और इन 2 मजमूओं में की शायरी का जो मरकज़ी इस्तिआरा था वो सफ़र था, सफ़र और ख़्वाब। और यहीं से ख़्वाब जदीद उर्दू शायरी का मरकज़ी इस्तिआरा बना। शहज़ाद अहमद से लेके आज शेर कहने वाला कोई शायर भी ऐसा नहीं है जिसके पास आपको 1 दर्जन से ज़्यादा शेर ना मिलें जो ख़्वाब के इस्तिआरे में कहे गए हों। कोई एक शायर भी नहीं है, नॉट ए सिंगल वन। दूसरा सफ़र का इस्तिआरा है। सफ़र का इस्तिआरा भी चलता रहा हमारे यहाँ, लेकिन शहज़ाद साहब के पहले मजमूओं में सफ़र एक नई मंजिल की जानिब सफ़र था। उसमें जोश था, उसमें वलवला था, उसमें कहीं पहुंचने की आरजू और तमन्ना थी। ये 58 में छपा। 58 के बाद हालात पाकिस्तान के बदले, इस्तिआरा टूट गया, ख्वाब भी टूट गया उनके यहाँ, उनकी शायरी में, और रास्ता नाहमवार हो गया, कारवां मुंतशिर हो गया। ये इस्तिआरों में बात कर रहे थे वो। मैं शहज़ाद साहब की शायरी के मौज़ूआत की बात नहीं कर रहा, मैं उनके इस्तिआरों की बात कर रहा हूँ। तो ये उनके यहाँ ये एक अमल चलता हुआ नज़र आता है।
और जैसे मिसाल के तौर पे वो 80 की दहाई में कुछ साल यहाँ कराची रहे, मैंने पहली दफ़ा शहजाद साहब की शायरी में समंदर का इस्तिआरा देखा, उस दौर की शायरी में, या उसी ज़माने में उनके जो हार्ट अटैक उन पे हुआ और वो यानी कुछ घंटे मौत से होते हुए वापस ज़िंदगी की तरफ जो आए, तो वो एक नया इस्तिआरा उनके यहाँ दिल के इस्तिआरे की सूरत में हमें नज़र आता है और मिलता है। 5 मिनट कह रही हैं, बस रह गए तो हम आगे गुफ्तगू बढ़ाएं। वहाँ से ये इशारे हो रहे हैं समझ हमारे के पास। माना है, मैं शहजाद साहब के शेर पे ख़त्म करता हूँ। सच तुम्हारी बातों को इतने खूबसूरत लफ्ज़, इतने खूबसूरत लब झूठ कैसे बोलेंगे। असल में बहुत महदूद वक्त दिया गया है 3-3 शायरों पर गुफ्तगू के लिए, ज़्यादा वक्त देना चाहिए था। प्रोफेसर डॉक्टर शादाब एहसानी साहब शायर हैं, मुहक़्क़िक़ नक्काद है, गुफ्तगू करेंगे ताबिश दहलवी और नसीर तुराबी के हवाले से। मुख्तसर आप समेट लें गुफ्तगू। अब भाई बहुत उम्दा गुफ्तगू समाअत की गई आप लोगों ने। अब मैं जो हूँ पहले तो सिर्फ गज़ल पर कुछ बात कर लूँ, सिन्फ़ गज़ल पर, और उसके बाद जो है कुछ अशार में इनके दोहरा दूँगा बस। तो असल में जब हम असनाफ़ की बात करते हैं तो दुनियाए अदब में असनाफ़ जो हैं कल्चर की कोख से जन्म लेती हैं, और वो जब कल्चर की कोख से जन्म लेती हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले ही मरहले पर ये ऐलान हो जाता है कि साहब ये इस कल्चर की परवरदा हैं और इस सिन्फ में जो शायरी होगी या फ़िक्शन लिखा जाएगा वो कल्चर की नुमाइंदगी करेगा। तो बहरहाल ये जो गज़ल है ये फ़ारस की कोख से जन्म लेने वाली एक सिन्फ है, और वो सिन्फ जब फ़ारस की कोख से ली तो कादसिया फ़तह हो चुका था, और उसके बाद जो सूरत हाल थी ये थी कि साहब तजबीब, कसीदे की तजबीब से गज़ल जो थी वो अक्स की गई और मुसलसल गज़ल लिखी गई, यानी एक नज़्म की कैफियत में। अच्छा, जब ये हम देखते हैं तो अगर कोई मुस्तार सिन्फ होती है, यानी अगर वो सिन्फ कहीं हिजरत कर जाए और उस कल्चर से हम आहंग ना हो तो इसका मतलब ये होगा वो मतरूक हो जाएगी। तो ऐसी सूरत हाल में जब ये हिंदुस्तान का रुख किया गज़ल ने, तो हमने ये देखा कि उससे पहले जो अक्स करने वाले लोग थे जिसमें रौतकी भी था और जिसके अंदर आपका शहीद बल्खी भी था, तो ये सारे अवामिल से होती हुई जब गज़ल यहाँ आई तो यहाँ दोहे की रिवायत थी और भक्ति तहरीक और ये सारी चीज़ें थीं। दोहे की रिवायत का मतलब ये हुआ कि गज़ल जो थी वो नज़्म की जो सूरत थी उसकी एक गज़ला, दो गज़ला, छः गज़ला, तो उसका ख़ात्मा हो गया और अब गज़ल का हर शेर दोहे की मानिंद जो है 2 मिसरों की नज़्म होता है। यही वजह है कि पूरे तरक्की पसंद तहरीक ने इस पर हमला हुआ और कहा कि हम गज़ल नहीं छापेंगे, सवेरा वालों ने कहा और लोगों ने कहा, लेकिन गज़ल का ख़ात्मा ना हो सका। इसका मतलब ये हुआ गज़ल जो है उर्दू गज़ल बतौर ख़ास यहाँ के कल्चर की नुमाइंदा तरीन है, और चूँकि गज़ल हर ज़बान में लिखी गई है यहाँ पर, तो इस एतबार से जो 2 मिसरों की नज़्म का मामला है तो हमें नज़्म और गज़ल का झगड़ा ख़त्म कर देना चाहिए। यानी अगर जोश साहब ने भी नज़में लिखी तो गज़ल की मश्क के बाद लिखी हैं। तो ये सारी सूरत हाल हमको समझना होगी, और इसमें जब हम अगले मरहले पर जाते हैं गज़ल के हवाले से, तो हमारे पास ताबिश दहलवी जो हैं वो 1911 वाले ताबिश दहलवी जो दिल्ली में तो पैदा हुए लेकिन परवान चढ़े हैदराबाद दक्कन में, और वो परवान जब हैदराबाद दक्कन में चढ़े तो ये 1919 का ज़माना है, और उस एतबार से उनकी मिडिल तक तालीम वहाँ हुई, फिर उसके बाद वापसी हुई उनकी, और इस तरह उन्होंने वहीं 13 बरस की उम्र में शेर कहना शुरू किया, और अब जब 32 में वो फ़ानी के शागिर्द हो गए और 31 में उनकी पहली गज़ल जो है साक़ी में शाया हुई। तो हम ये देखते हैं कि जब पाकिस्तान बना तो वो रेडियो के आदमी थे। 1931 में रेडियो की नौकरी बाकायदा 33 में करते हुए चले आ रहे थे और 80 में वहाँ से रिटायर हो गए थे।
तो अब ये इसमें जब मैंने उनसे एक दफ़ा पूछा था कि जनाब ज़रा हमें दिल्ली की टकसाली के बारे में तो बता दीजिए, कहने लगे मियाँ मेरा तो सारा अरसा दक्कन में गुजर गया। तो बहरहाल, लेकिन वो जो मुहावरे थे, वो जो इल्म बयान था उनका, वो दिल्ली की नस्ल दर नस्ल जो चला आता था वो उनकी शायरी में हमें मिलता है। और मैं अगर ये कहूँ तो बेजा ना होगा कि ताबिश दहलवी जो है दबिस्तान कराची के तश्कीली दौर के शायर हैं। यानी दबिस्तान कराची जो आज हमें नज़र आ रहा है उसमें अगर सीमाब ना होते, जाफ़र अली ख़ान असर ना होते और ऐसे कई माहिर साहब ना होते, शम्स ज़ुबैरी ना होते, जो भी मैं अगर अर्ज़ करता जाऊँ आपसे, तो कराची जो है अपनी हैसियत, अपनी अहमियत या इनफरादियत को मनवाने से कासिर रहता। तो इस एतबार से मैं उनके कुछ 2-4 शेर सुनाता हूँ आपको, क्योंकि वक्त का तकादा बिल्कुल ख़त्म हो गया ना भाई जी, बस बता दो, नहीं तो मैं लंबी चौड़ी सुनाना शुरू कर दूंगा। तो मौजूद ऐसे है कि जिस पर कहने लगे, जो मेरे हाफजे में वही सुनाई देता हूँ अभी मैं। कहने लगे आईना जब भी रूबरू आया, आईना जब भी रूबरू आया, अपना चेहरा छुपा लिया हमने, अपना चेहरा छुपा लिया हमने। कहने लगे कि साहब छोटी पड़ती है अना की चादर, पाँव ढकता हूँ तो सर खुलता है। तो ये हमारे ताबिश साहब थे और ताबिश साहब के 7 मजमे शाया हुए और उन्होंने हर सिनफ़ सुखन में तब आजमाई की है और उस्ताद शायर थे और तकरीबन 93 साल की उम्र में उन्होंने वफ़ात पाई। अब ये जो हमारे दूसरे शायर हैं, बहुत कट कर दिया मैंने भाई, तो दूसरे शायर जो हैं वो है नसीर तुराबी। नसीर तुराबी का एक शेरी मजमुआ अक्स फरियादी शाया हुआ और उस पर जो कलीदी मजमून लिखा वो जमाल पानीपती ने लिखा। और उसके बाद हमने देखा कि साहब उनकी जो सकूत ढाका के पस मंज़र में एक लिखी गई जो गज़ल थी वो खासी पॉपुलर हुई और एक ड्रामे का भी हिस्सा हो गया कि वो हम सफ़र था मगर उससे हम नवाई न थी, कि धूप छाँव का आलम रहा जुदाई न थी। तो ये वाली गज़ल जो है एक ड्रामे में भी आ गई। अच्छा, फिर इसके अलावा जो उन्होंने काम किया शेरियात और आपका लारेब जो है उनका रसाई अदब का मजमुआ है और उसी में एक ख़ास तौर से मैं ज़िक्र करना चाहता हूँ और वो ये है कि ये जो सलीम कौसर की मारूफ गज़ल है सरे आईना मेरा अक्सर पसे आईना कोई और है, तो ये 4 लोगों की गज़लें हैं इसमें। एक तो मुज़फ़्फ़र वारसी की बर्फ़ की नाव में मौजूद है और एक जो है आपका साबिर ज़फ़र और एक ये हो गए सलीम कौसर। और अब जो इसमें जो है उनका क्लेम ये था कि सबसे अच्छी गज़ल मेरी है। तुझे क्या खबर मेरे बेखबर मेरा सिलसिला कोई और है, जो मुझी को मुझसे बहम करे वो ग्रेस पा कोई और है। चलो जी, बहुत बहुत तो ये नसीर तुराबी की शायरी। अच्छा, नसीर तुराबी के यहाँ एक और बात थी जो नरगिसियत, यानी एक तो ख़ानदानी पसमंज़र माशाल्लाह समझ गए, शाखे मरजां के शायर जो थे उनके वालिद थे रशीद तुराबी अल्लामा, तो उस पसमंज़र में भी उनके यहाँ एक नरगिसियत पाई जाती थी। अगर उन्हें कोई बात बुरी लग जाए, चाहे वो बुरी हो ना हो, उन्हें लग जाए, तो वो उस पर का रद्द अमल ज़रूर आता था। ये उनकी एक खसूसियत समझ लीजिए। वक्त तो महदूद है हमारे पास और बिल्कुल आखिरी दमों पर आ गए। गज़ल का जो तहजीबी जो मंजरनामा है अक्स फरियादी में वो कमाल है। वमा अलैना इल्लल बलाग। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम फाजिल मुक़र्रिरीन का। और यानी हमें तो उस मरहले पे मिला मामला कि 10 मिनट भी नहीं थे, लेकिन गज़ल के बारे में मुझे बताना ज़्यादा ज़रूरी था कि जो गज़ल इतनी कम वक्त हो है कि सब मिलकर इस पर हमला कर रहे हैं, करते रहे हैं और फिर भी गारत नहीं हो रही, तो उसका सबब मैंने आप लोगों को बताया। बहुत शुक्रिया। आखिर में ग्रुप फ़ोटो ले लें।